देश को भी ये पता चले कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें इस काबिल इंसान को, इस काबिल एक्टर को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, आप लोग न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारियों के लापता होने की खबर है। दोनों लापता अधिकारी भारतीय उच्चायोग में काम करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के सामने ये मामला उठाया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों से काफी देर से संपर्क नहीं हो पाया है और इसी वजह से आज सुबह से ये जो 2 अधिकारी लापता हैं, इनसे संपर्क नहीं होने के बाद भारत ने बाकायदा ये मामला ऑफिशियली पाकिस्तान के सामने उठाया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से 2 अधिकारी लापता और इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ भारत की तरफ से पाकिस्तान के समक्ष उठाया गया है। तो आज सुबह से दोनों अधिकारी लापता हैं। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के ये 2 अधिकारी हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। सुबह से ही इन दोनों अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ संवाददाता संदीप बोली से खबर पर जुड़ गए हैं। संदीप, भारत की तरफ से पाकिस्तान को क्या कहा गया है इस पूरे मामले में? देखिए, पूरे मामले की जानकारी जो है पाकिस्तान को दी गई है कि कैसे जो है 2 जो हाई कमीशन में काम करते हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि एक गाड़ी और 2 सीआईएसएफ के ड्राइवर जो हैं वो मिसिंग हैं, जिनको की ड्यूटी के लिए बाहर भेजा गया था, लेकिन वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहां पे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और उसके बाद से लगातार जो है वहां भारतीय हाई कमीशन जो है वो लगातार संपर्क में है और कोशिश में लगे हैं कि किस तरीके से उनको ट्रेस किया जा सके। लेकिन अभी तक जो खबर मिल रही है कि अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि 8 बजे के आसपास ये लोग जो इनको असाइन ड्यूटी थी उसके लिए ये लोग निकले थे। सीआईएसएफ के 2 ड्राइवर बताए जा रहे हैं जो कि एक गाड़ी के साथ जो है वो बाहर गए थे और उसके बाद से वो लापता है। उनकी कोई खबर जो है फिलहाल नहीं आ रही है और इसी की जांच में जो है लगे हैं कि आखिर वो दोनों शख्स जो कि भारतीय हाई कमीशन में कार्यरत हैं पाकिस्तान में, वो जो है आखिर गए कहाँ। अभी कंसर्न अथॉरिटी के साथ भी बातचीत चल रही है। कोशिश की जा रही है कि उनके फोन के लोकेशंस और बाकी ऐसे जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके साथ उनको उनके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है वो कांटेक्ट उनसे नहीं बन पाया है। बताया जा रहा है कि रास्ते से ही वो कहीं जो है मिसिंग हो गए हैं। नेहा, आपको याद होगा कि इससे पहले भी हाई कमीशन का पीछा करते हुए वीडियो भी सामने आया था। संदीप, एक जानकारी और हमें दीजिए, ये भी बताइए कि क्या 2 ड्राइवर्स भी गायब हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, एक सीआईएसएफ की गाड़ी है जो कि जो डेडिकेटेड ड्यूटी के लिए गई थी, जिसमें 2 ड्राइवर थे। अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसमें 2 ड्राइवर थे जो कि काम के सिलसिले में गए थे, लेकिन वो जिस जगह पे उनको काम के लिए भेजा गया था, जो उनकी डेजिग्नेटेड ड्यूटी थी हाई कमीशन की तरफ से, वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाए। और जब नहीं पहुंचे, रिपोर्ट नहीं हुई, तब उसके बाद जो है भारतीय हाई कमीशन ने जो है लगातार खोजबीन की। तो लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर फिर भारत ने संज्ञान लिया है, इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों के साथ साथ 2 ड्राइवर्स भी लापता बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और ये पाकिस्तान वाली खबर पर हम नजर बना के रखेंगे। इस बीच दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बैठक में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता शामिल हैं। तो बैठक में कोरोना से निपटने पर चर्चा होगी। अमित शाह के साथ, देश के गृह मंत्री के साथ इस समय ये बैठक हो रही है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, ये बैठक शुरू हुए कितनी देर हो गई है और क्या इस बैठक को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं दिल्ली में, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी, उन सब के साथ गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं। और यहाँ पर राजनीतिक पार्टी की ओर से ये मांग की गई है कि जो भी आइसोलेशन सेंटर या फिर जो बेड बनाए जा रहे हैं उनका पहले सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद उनका इंतजाम किया जाना चाहिए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर पार्टी की ये भी मांग है कि जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर जो अभियान चल रहा है, सघन अभियान चल रहा है, उसमें और तेजी लाए और उनको उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए जो कोरोना पीड़ित है। तो इस तरीके की तमाम मांगे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा और जो जिन गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं। और ये उम्मीद की जा रही कि कुछ कॉमन एजेंडा इस बैठक के बाद बनकर निकलेगा। शुक्रिया अमित, आपका जैसे ही बैठक खत्म होगी एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे।
अगली खबर उड़ीसा से है। उड़ीसा के नुआपड़ा से झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अपनी 100 साल की मां को उसकी सरकारी पेंशन दिलवाने के लिए उसकी 70 साल की बुजुर्ग बेटी चारपाई पर लिटाकर देखिए कैसे उसे घसीटते हुए बैंक तक लेकर पहुंची। आरोप है कि बैंक के अफसरों ने पेंशन पाने के लिए 100 साल की महिला को बैंक लाने का आदेश दिया था। बताया जा रहा है कि 100 साल की लाभू बघेल नाम की महिला ने अपनी 70 साल की बेटी गुंजा को अपने पेंशन खाते से 1500 रुपए निकाल कर लाने को कहा था, लेकिन बैंक ने पेंशन लाभार्थी महिला को बैंक में लाकर उसका वेरिफिकेशन करवाने की शर्त रख दी। इसके बाद देखिए किस तरह से 70 साल की बुजुर्ग महिला, जो कि 100 साल की महिला की बेटी बताई जा रही है, अपनी 100 साल की मां को चारपाई पर खींचते हुए बैंक लेकर गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नुआपाड़ा के खरियार से विधायक ने बैंक अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। तो 100 साल की महिला को खाट पर खींचकर लेकर बैंक पहुंची 70 साल की उनकी बेटी, और ये सब इसीलिए क्योंकि पेंशन के अपने ही पैसे जो निकालने थे उसके लिए बैंक अधिकारी चाहते थे कि जिस व्यक्ति के पैसे हैं उसका वेरिफिकेशन हो, लेकिन पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाते हुए बैंक अधिकारियों ने ये भी नहीं सोचा कि किस तरह से 100 साल की एक महिला बैंक तक पहुंचेगी। और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद उस इलाके के विधायक ने इन बैंक अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। जो सरकार के नियम के तहत उन लोग घर में जाके या कोई स्टाफ भेज के या तो बीएम खुद जाके उसको लाने का सरकार का व्यवस्था है। सरकार का व्यवस्था होते हुए भी एक बैंक कर्मचारी, बीएम और बैंक कर्मचारी ने सब कानून को तोड़ा और 120 साल का एक बुजुर्ग माँ को घर से उसको बैंक तक एक खटिया में घुसाड़ के उसको लेके आना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा मानव अधिकार आइन के खिलाफ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन डिटेंशन टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद कोरोना की जांच 30 मिनट में ही हो जाएगी। इसके साथ ही आईसीएमआर ने एंटीजन डिटेंशन टेस्ट के इस्तेमाल की सिफारिश भी की है। आईसीएमआर के मुताबिक एंटीजन डिटेंशन टेस्ट से जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें कोरोना पॉजिटिव ही माना जाएगा और फिर उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, जरा आसान भाषा में समझाइए कि आईसीएमआर के इस फैसले को, इस एडवाइजरी को किस तरह से देखा जाए। देखिए, ये उन जगहों पर फायदेमंद होगा और कारगर साबित होगा जो कंटेनमेंट जोन है और जहां पर बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या है। और उन जगहों पर खास करके गहन निगरानी की बात सरकार बार बार कहती है, क्योंकि वहां पर सारी की यानी कि जो सांस की बीमारी से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनका पूरी तरीके से जांच होना चाहिए और डोर टू डोर कैंपेन इस तरीके से होना चाहिए कि डोर टू डोर गहन निगरानी और उनकी जांच की जरूरत होती। तो ऐसे में ये जो नई तकनीक की बात आईसीएमआर ने कही और सिफारिश की है, और जब ये शुरू होगा तो कंटेनमेंट जोन में उस पूरे इलाके में जांच करना मुमकिन हो पाएगा, आसान होगा और आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद जो आरटी-पीसीआर की जो टेस्ट होती है, यानी कि जिससे कोरोना पॉजिटिव की जांच की जाती है अभी फिलहाल पूरे देश में, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मान्य होगा। तो फिलहाल जब ये शुरू हो जाएगा तो काफी बड़ी तादाद में टेस्ट करना मुमकिन हो जाएगा। शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। देश भर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,32,424 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,502 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 325 लोगों की मौत हुई है। देश भर में अब तक 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मरीजों की तादाद 1 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। कोरोना के मरीजों की संख्या यहाँ लगभग 44,000 को पार कर चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है। यहाँ पर मरीज 41,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 23,544 है और 5वें नंबर पर राजस्थान है। कोरोना मरीजों की संख्या यहाँ 12,000 से ज्यादा है।
कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है। कोरोना के मरीज यहाँ 20,94,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, मरीजों की संख्या 8,67,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5,28,000 के पार पहुंच गई है। भारत चौथे नंबर पर है, यहाँ मरीजों का आंकड़ा 3,20,000 के पार हो गया है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, कोरोना के मरीजों की तादाद 2,97,000 से भी ज्यादा है। भारत में कोरोना के कुल मामले 3,32,424 हो गए हैं। इनमें 1,69,798 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,520 की मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के 1,53,106 मरीज हैं। दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 79,924 हो चुकी है। इनमें 37,69,712 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,33,066 की मौत हो चुकी है। दुनिया में इस समय 36,38,912 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। उधर कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कश्मीर घाटी में एनआईए ने आतंकियों को हथियार बेचने वाले रैकेट में शामिल महिला स्लीपर सेल के साथ साथ पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह और आतंकियों के बीच जुड़ी कड़ी को भी उजागर किया है। एनआईए के सूत्रों की माने तो घाटी में आतंकियों को हथियार बेचने के लिए महिलाओं का एक पूरा गैंग आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है। महिलाओं का ये गैंग आईएसआई और आतंकियों के बीच संपर्क का काम करने के साथ साथ ड्रग्स की तस्करी का पैसा आतंकियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसी बीच एनआईए ने पहले गिरफ्तार किए जा चुके पूर्व सरपंच तारिक अहमद मीर के आतंकी संगठनों से जुड़े नेटवर्क का भी पता लगाया है। पता ये भी चला है कि इसी तारिक अहमद मीर के तार हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर नवीद बाबा से भी जुड़े हुए थे, जिसके साथ डीएसपी देविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए का खुलासा है कि आईएसआई के इशारे पर ये सारा नेटवर्क हंदवाड़ा और दक्षिण कश्मीर के इलाकों में काम कर रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, एनआईए द्वारा ये जो पर्दाफाश किया गया है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए नेहा, ये एक साजिश है। साजिश की जड़ें जो है बेहद गहरी हैं और इसमें न सिर्फ जो है आतंकी जो चंद पुलिस वाले और नेता भी कुछ शामिल हैं। हालांकि उसका डिस्क्रिप्शन अभी हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये तय हो चुका है एनआईए की जांच में कि इन सब के पीछे जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो आईएसआई का नेटवर्क चलता है, वो काम कर रहा है। और तारिक अहमद मीर वो इसकी एक कड़ी थी और उसके साथ जो है कई महिलाओं का नेटवर्क है। उसकी वाइफ जो है तारिक की, वो खुद पीओके से है, शहरीन उनका नाम है। और इसके अलावा उसके गैंग में जितनी भी महिलाएं हैं वो पाकिस्तान और आतंकियों के बीच, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं उनके बीच ब्रिज का काम करती है। साथ में ड्रग तस्करी का काम भी इन्हीं लोगों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो जाहिर तौर से तारिक अहमद मीर एक कड़ी है और आने वाले दिनों में नेहा मैं बता दूं कि अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी होनी है। हालांकि एनआईए को चार्जशीट जो है जुलाई में सबमिट करनी है, 7 जुलाई के पहले। जैसा कि आप बता रहे हैं नीतीश, इसी वजह से एनआईए का ये पर्दाफाश, ये खुलासा अपने आप में काफी अहम हो जाता है।